नमस्कार दोस्तों। मीडिया, भारतीय मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है और उस कंगारू कोर्ट के चलने के कारण उसमें जो बहस होती है वो तर्कहीन होती है, मुद्दे विहीन होती है और जिनको वो मुद्दा बनाती है वो असल में मुद्दा नहीं, नफरत का खेल होते हैं। कभी सत्ता के खिलाफ खड़े लोगों के प्रति नफरत का खेल, कभी समाज के नफरत का खेल, कभी किसी जात की नफरत का खेल, तो कभी किसी धर्म की नफरत का खेल। और जब इन सब से भी वक्त बचता है तो फिर तमाम संस्थाओं, तमाम लोगों पर व्यक्तिगत हमले और इन सारे हमलों के बीच में मीडिया जो क्या संदेश देना चाहता है, सवाल यहां खड़ा होता है। मैं आज इसकी बात कर रहा हूं तो इसलिए क्योंकि रांची में लॉ कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना पहुंचे थे और उन्होंने कहा, Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues, even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased reviews being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. कि मीडिया ट्रायल जो हो रहा है वो कंगारू कोर्ट लगता है और ऐसे में अनुभवी जजों को भी कई बार फैसला लेने में मुश्किल आती है। उनका आज भी प्रिंट मीडिया में कुछ जवाबदेही बची है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। सीजीआई ने कहा कि देखते हैं, किसी भी केस को लेकर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। कई बार अनुभवी न्यायाधीशों को भी फैसला करना मुश्किल हो जाता है। स्थिति ये होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में नहीं ले जाती, न्याय वितरण से जुड़े मामलों पे गलत और झूठी सूचनाएं प्रसारित करते हैं। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र को बीमार कर देने वाली है, उसके लिए हानिकारक साबित होने वाली है। अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर आप हमारे लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। तो यह बात उन्होंने मीडिया को कही और उसको उन्होंने दिखाया कि किस तरह की स्थिति है। और उन्होंने यह भी कहा कि कई सारे जजेज हैं जिनको सुरक्षा नहीं मिलती। उन्होंने तमाम सारे जो है जजमेंट ऐसे दिए हैं, तमाम सारी चीजें रहे और इसलिए उन पर हमले बढ़े और रिटायर होने के बाद में उन्हें और खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में उनके खिलाफ जो है किस तरीके से कैसे क्या किया जाए, एक चीजें हैं तो जो उनको मानसिक रूप से परेशान करती है। सामाजिक मुद्दों से न्यायपालिका मुंह नहीं मोड़ सकती। वर्तमान समय में न्यायपालिका सबसे गंभीर चुनौतियों से लड़ रही है और उसकी स्थिति है, उसे निर्णय में उनको प्राथमिकता देनी होगी। न्यायपालिका भी कह दीजिए कि पूरी तरीके से स्वच्छता से काम कर रही, तो ऐसा नहीं है। न्यायाधीश सामाजिक वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकते। सिस्टम को टालने योग्य संघर्षों और बोझ से बचने के लिए जज को दबाव वाले मामलों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो यह स्थिति है। आप समझिए कि जिस तरीके से एक किसान परिवार में पैदा हुए जस्टिस रमना है, जिन्होंने एक निश्चित रूप से किसानों से लेकर सबके दर्द को समझा है और जब से वो चीफ जस्टिस बने एक उम्मीद जागी कि शायद, क्योंकि उनके पहले कुछ चीफ जस्टिस ऐसे आए जिन्होंने सुप्रीम जो न्याय का सर्वोच्च मंदिर है उसे खत्म करने का काम किया था, लेकिन उन्होंने काफी हद तक इसको किया कि किस तरीके से इसको सुधारा जाए, किया जाए, इन सारी बातों को लेकर। तो ये बात जब रमना कहते हैं तो पूरी जुडिशियरी के लिए, हर व्यक्ति को, हर जज को, हर वकील को इस बारे में चिंतन करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो उस मीडिया के ऊपर है जो स्वयंभू चौथा स्तंभ बना हुआ है लोकतंत्र का, लेकिन वो कर क्या रहा है, लोकतंत्र की जड़ें काट रहा है।
वो मुद्दों पे बात नहीं करता, वो इस पर बात नहीं करता कि किस तरीके से भूखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं, किस तरीके से बगैर एम्बुलेंस न मिल पाने के कारण, और एम्बुलेंस पहुंची तो दबंगों ने उसे रास्ता नहीं दिया, तो मध्य प्रदेश के मुरैना में तो जो मरीज मर गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई उस तक। उन पर बात नहीं करता है, उन पर बहस नहीं। बहस इस पर नहीं है कि रोजगार की स्थिति कितनी खराब हो गई। 1,30,00,000 से अधिक रोजगार जो है, नौकरियां खत्म हो गई जून महीने में अकेले। इसके पहले जो है बेरोजगारी, 90 करोड़ की बेरोजगारी पहले हमारे पास खड़ी हुई है। आप समझिए, हम धीरे धीरे 100 करोड़ बेरोजगारों के देश बनने की दिशा में जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारा रुपया बार बार गिर रहा है, रुपए की स्थिति देख लीजिए, उस पर हम चर्चा भी नहीं करते हैं। आज हमने सारे अखबारों की जब समीक्षा की तो देखा, एक खबर सारे अखबारों में थी कि आरबीआई गवर्नर इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि रुपए की वो बढ़ाएंगे और कैसे वो करेंगे, और इसके लिए वो फॉरेक्स से लेके जाने क्या क्या करेंगे। साहब, आपने जिस दिन से इस इतिहासकार को आरबीआई का गवर्नर बनाया है, उस दिन से बताइए किस दिन हमें यह खबर मिली है कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, बैंकिंग प्रणाली सुधर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधर रहे हैं? नहीं, सुधार नहीं हुआ। बेच डालो, हम सुधार नहीं सकते, बेच डालो। अरे भाई, जब वो प्राइवेट में जाके सुधरेंगे तो आप क्या क्यों नहीं सुधर सकते हैं? आप उन पर नकेल कसिए, आप बनाइए प्रोफेशनल माहौल और प्रोफेशनल तरीके से उसको हैंडल कीजिए। आप देखिए, अभी सब खड़े हो जाएंगे, भारत सरकार की सारी कंपनियां खड़े हो जाएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की नीति ही यही है। अब तक वो 2 दर्जन पीएसयूज बेच चुके हैं। इसी तरह से तमाम राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में तमाम सारे वो बेच दिए गए हैं। तो ये हमारे सामने है, हम कहीं और से आंकड़े नहीं ला रहे हैं, ये खुद नरेंद्र मोदी सरकार के आंकड़े हैं। और वो आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बदतर हो रही है। भारत आज, जब हम आपसे जुलाई के महीने में बात कर रहे हैं, तीसरे हफ्ते में, तो आप समझ लीजिए भारत सरकार 140 लाख करोड़ रुपए के जो है घाटे पे चल रही, मतलब हमारा कर्ज पे चल रही। जो 1947 से लेके 2014 तक 54 लाख करोड़ का कर्ज था भारत पर, वो बढ़ के 140 लाख करोड़ हो गया है। लेकिन हम कर्ज किसको दे रहे हैं वो समझने वाला है। हम कर्ज दे रहे हैं किसको? अदानीज को, अंबानीज को। तो ये सारी चीजें हैं। आप देखिए, देश के बैंकों का जो सबसे बड़ा कर्जदार है आज देश में, वो दुनिया का 4थे नंबर का सबसे अमीर बन गया है। क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी। तो व्हाट एन अरेंजमेंट सर जी, दिस इज कॉल्ड एज 3 स्टेप फ्रेंड बेनिफिट मॉडल। कि आप पहले कोयला पर, जो कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र है, जो भले निजी क्षेत्र में हो या सरकारी उपक्रम हो, उनको बोलो 10% विदेशी आयातित कोयला लाना पड़ेगा। उसके बाद 2.5 मिलियन टन का जो ठेका है विदेश से आयात करने का, वो 16,700 रुपये प्रति टन का ठेका अडानी एंटरप्राइज को दे दो। और देश में जो डोमेस्टिक सप्लायर है वो 1700 रुपये पर टन में दे रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज वही कोयला विदेश से आयात करके 20,000 रुपया प्रति टन पे दे रही है, 20,000 रुपीज पर टन। तो व्हाट एन अरेंजमेंट सर जी, व्हाट ए फ्रेंड बेनिफिट मॉडल यू हैड डेवलप्ड। मोदी का दोस्त, अमित शाह का दोस्त और सबसे खास दोस्त है। उनके चुनावी पूरे उसको जो है वो फंडिंग करता है, इस कारण उसे इस तरह से इनाम दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कोई राजनीतिक दल व्यापारियों को, उद्योगपतियों को संरक्षण नहीं देते थे, देना चाहिए, देते थे, क्योंकि उद्योग धंधे और ये सब व्यवसाय नहीं पनपेंगे तो फिर रोजगार कहां से जनरेट होगा। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसका नौकर तो नहीं बन जाना चाहिए, उनके हिसाब से पॉलिसी तो नहीं होनी चाहिए, उनके हिसाब से सब बेच देना तो नहीं होना चाहिए। 2014 तक हमारे देश की बैंकें तकरीबन
1000 करोड़ के फायदे में थी, आज वही बैंकें 1.5 लाख करोड़ के नुकसान पर चल रही। तो आप बताइए क्या हो गया 2014 के बाद? जो फायदे में था वो नुकसान में कैसे बदल गया? क्योंकि आपने किया है। यही तो विडंबना है। जो अदानी अपने 60वें जन्मदिन पर कहता है कि हम 60,000 करोड़ रुपए दान करेंगे और चैरिटी पे खर्च करेंगे, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 14,000 करोड़ का लोन मांग रहा है। क्यों लोन मांग रहा है? कि अदानी ग्रुप को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में पीवीसी प्लांट बनाने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और उसमें 14,000 करोड़ वो स्टेट बैंक से मांग रहा है। मतलब अपना 5,000 करोड़ ही लगाएगा। आपके पैसे से वो कमाएगा और राजा बनेगा, दुनिया का सबसे अमीर बनेगा और उसके बाद में आपको ठेंगा, वो पैसे मार जाएगा। ये स्थिति है। अडानी ग्रुप का पहले ही 3 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज है और स्थिति आप जान ली, 72,000 करोड़ का कर्ज उसका नरेंद्र मोदी सरकार ने माफ कर दिया। 72,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया है, जिसे बैंकिंग भाषा में कहते हैं राइट ऑफ, एनपीए या कर्ज माफी, जो भी कुछ कहें। तो वो स्थिति है। 2014 के बाद से उनके ऊपर इतनी उदारता भारत सरकार ने बरती, नरेंद्र मोदी ने बरती, उनकी बैंकों ने बरती कि उन्होंने सारी सरकारी बैंकों से धड़ाधड़ कर्ज उठाया और दूसरी तरफ उनके कर्ज को धड़ाधड़ भारत सरकार, नरेंद्र मोदी माफ करते चले। आज देश के लोग, आप यदि याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कोविड के दौरान जो लोग मरे हैं में, उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए दे दीजिए और टोटल जो ये खर्च बन रहा था वो बन रहा था 16,000 करोड़ रुपए का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, सरकार के पास तो पैसा नहीं है, सरकार कहां से देगी? अरे आप एक चीज समझिए, सरकार कहां से देगी? सरकार वहां 72,000 करोड़ माफ कर देती है, लेकिन आपके मरे हुए लोगों को, बच्चों को किसी तरह से बचा लेने के लिए, उनको आश्रितों को मदद कर देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और वो भी ये 16,000 करोड़ मैं तब बता रहा हूं जब सबको, जितने आंकड़े थे सबको देने का, और यदि आप सबको नहीं देते तो भी आपका बहुत थोड़ा हो जाता है, ये करीब आधा हो जाएगा। बहुत सारे लोग उस पात्रता में नहीं आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए, तो ये स्थिति है जहां देश के जो है 80 करोड़ लोग, खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं 80 करोड़ लोग 5 किलो जो सरकारी अनाज मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है, उससे जीने के लिए अभिशप्त हो, शापित हो। वहां पर जहां गरीबी, हमारे यहां हमने गरीबी के मामले में नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अमीरी के मामले में सिर्फ एक व्यक्ति, कौन? गौतम अडानी, वो दुनिया का 4थे नंबर का सबसे अमीर है। जो अंबानीज हैं वो 46% प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, 46% प्रॉफिट सिर्फ इस तिमाही में आता है। तो आप समझिए कि किस तरीके वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना हैवी, और वो कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पॉकेट से लगातार पैसा कम होता जा रहा है, कुछ महंगाई के कारण, कुछ आपकी जरूरतों के कारण और कुछ आपकी आमदनी के कारण। यदि आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो शायद ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी सैलरी में कटौती ना हुई हो इस कोविड में। तो आप ये समझिए, ये स्थिति है। आपसे काम भी ज्यादा लिया जाने लगा है। तो पूंजी का जिस तरीके से नग्नता के साथ में आज एकत्रीकरण हो रहा है, वो शर्मनाक है। ये वैसे ही शर्मनाक है जैसे दीपिका पादुकोण के पति रणवीर ने जिस तरीके से एक अपनी बिल्कुल नंग तस्वीर डाली है, उसमें उसी तरीके से भारत सरकार आज नंगी हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल वैसे, और वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था भी आज नंगी हो गई है। यह हमारे लिए शर्मनाक भी है और दुखद भी है। अडानी समूह अपने मौजूदा व्यवसायिक जो उनका साम्राज्य है उसे बढ़ाने के लिए, उद्योगों का विस्तार करने के लिए, संभावनाओं को खोजने के लिए
सभी चीजों के लिए, नीतियां बनाने के लिए, सभी के लिए कर्ज ले रही है। और इतना कर्ज ले रखा है कि आप समझिए वो कर्ज के बूते, उसी कर्ज के बूते वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी समूह की जो कंपनियां हैं, उनका जो संयुक्त रूप से जो कर्ज है और उसके बाद में दूसरी और बहुत सारी चीजें हैं, उनको यदि आप देखेंगे तो दिन प्रतिदिन लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो ये कंपनियां हैं, ये कोई देश के लिए योगदान नहीं दे रही। जितने बड़े देश के उद्योगपति हैं, उनमें सबसे कम जो है रोजगार यही दे रहे हैं। जो बड़े उद्योग, सबसे कम नौकरियां ये दे रहे हैं अडानी। इनके इन्वेस्टमेंट ज्यादातर बाहर हो रहे हैं और इस मामले में कम से कम अंबानी जो अच्छे, वो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं। टाटा के बाद में वो दूसरे सबसे बड़े रोजगार प्रदाता है। और यही नहीं, वो भारत सरकार के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में एक मददगार इस तरह से है कि वो टैक्स तो देते हैं, लेकिन भारत सरकार के वो कर्जदार नहीं है, बैंकों के कर्जदार नहीं है। तो आप समझिए, वो बगैर कर्ज लिए अपने पैसे से कर रहे हैं। यह अंतर है दोनों। तो जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरीके से है, यह अडानी जैसे लोगों के कारण भारत की बैंकें करप्ट होने की स्थिति में आ गई। इन पर मीडिया चर्चा नहीं करता है कि 12 लाख करोड़ का कर्ज कैसे हो गया, कैसे माफ कर दिया गया। 12 लाख करोड़ का कर्ज भारत सरकार ने माफ किया है पिछले 8 साल में। 8 साल पहले भी सरकारें करती थी, लेकिन ये इस तरह के कर्ज नहीं माफ करती थी। वो कर्ज छोटे मोटे और सब चीजों को मिला के होते थे और उनकी रिकवरी होने का नियम था। अब तो रिकवरी भी नहीं होता, तो अब तो राइट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल एनपीए की वसूली खत्म। तो आप समझिए, और अपनी बुक को वो अपडेट कर लेते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, वो उपयोग किसी भी कंपनी के वित्तीय लाभ के मूल्यांकन के लिए किया जाता है और इसकी गणना और शेयर धारक और सारी चीजें इन पर मीडिया कब चर्चा करेगा, क्योंकि उसे करनी नहीं है। आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 18 जुलाई से गरीब आदमी जो उपयोग करता है, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो उपयोग करता है, वो नॉन ब्रांडेड जो पैक्ड आटे आते हैं, चावल आते हैं, जो भी खाद्यान्न आते हैं, उन सब पर भी जीएसटी लगा दिया है। और इसी को लेकर के उसका कहना है कि हम इससे 15,000 करोड़ रुपया साल में कमाएंगे। और वहीं आपको याद होगा, कोरोना काल के ठीक पहले 2019 में अडानी अंबानी की बड़ी कंपनियों के जो कारपोरेट समूह हैं, उन्हें जो बड़ी छूट दी गई थी, उससे सरकार को हर साल जो है 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 50,000 करोड़, सॉरी 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है जो छूट दी गई थी। 2019 की बात कर रहा हूं, कोविड की बात नहीं कर रहा। तो आप समझिए कि जहां 1,50,000 करोड़ रुपया का भारत सरकार को नुकसान हो रहा है, वही 15,000 रुपया सालाना कमाने के लिए आप गरीब आदमी की रोटी भी छीन रहे हैं। और इन सब स्थितियों में देखिए, तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उससे गरीब आदमी का बढ़ना या जो भी कुछ है, उससे आप क्या कहेंगे। कारपोरेट की छूट दी गई थी, टैक्स छूट दी गई थी, उसे वापस क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनसे चुनाव और दूसरी चीजों और सारी पूरी मोदी सरकार बचाए रखने में पैसा आता है। आज मोदी सरकार की नीतियां शायद अडानी अंबानी के जो है कारपोरेट ऑफिस में बनती है, और यही मोदी इकोनॉमिक्स बन गया है। यही वजह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आज संसद में लड़ रही है। नहीं पकड़ते यार, तो 2 साल पीछे चले यार। चर्चा करो।
इसी बात के लिए लड़ रही है कि ये जीएसटी, बेमेल जीएसटी, मनमाना थोपा हुआ जीएसटी रोकिए, महंगाई रोकिए और देश की व्यवस्था को बनाने में मदद कीजिए। लेकिन आपके लिए आम आदमी मायने नहीं रखता, मध्यम वर्ग मायने नहीं रखता। क्यों? वो तो हिंदू मुस्लिम में नफरत में लड़ता रहेगा। और मीडिया की इस जो बात कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जो कंगारू कोर्ट बना रखी है मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उसकी तर्कहीन बहसों में वो फंसा रहेगा और इन सब के आधार पर वो आके आपको वोट दे देगा, आप सरकार बना लेंगे। तो आपको जरूरत नहीं है देश के लिए करने की। जो कहा, एक और चीज है, देश के जो एक सेक्रेटरी ने कहा कि देश में कोई भी जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं रुकेंगे, ढांचागत विकास के काम नहीं रुकेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी कर्ज उठाना पड़े। तो मतलब कर्ज उठाएंगे, उसका कर्ज का भुगतान हम करेंगे, उस पर चलने के बाद में जो फायदा होगा वो कारपोरेट उठाएगा। गजब की इकोनॉमिक्स। मतलब आप रोड बनाएंगे, हमारे पैसे से बनाएंगे, उस पर तमाम सारी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, जमीनें भी हमारी देंगे, सब कुछ देंगे, और जब उससे प्रॉफिट आएगा तो कारपोरेट कमाएगा, देश ठुल्लू। कर्ज जो आएगा वो हम पर लदेगा। भाई ये तो एक महान इकोनॉमिक्स। इसीलिए कहते हैं उन्हें इकोनॉमिक नहीं चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी के सलाहकारों में जो आर्थिक सलाहकार थे कई इस्तीफा दे चुके, और इसीलिए उन्होंने इतिहासकार को, देश के इतिहास में पहली बार, दुनिया के इतिहास में पहली बार इतिहासकार को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। चलिए तो मोदी इकोनॉमिक्स में खेलिए और मौज कीजिए, मस्ती करिए और जय श्री राम बोलिए, मंदिर बनवाइए, मस्जिद पे हमला कीजिए, मुसलमानों पे हमला कीजिए, सब कुछ कीजिए, नफरत फैलाइए, लेकिन सच को मत स्वीकारिए। यही आपकी बर्बादी का कारण, और यही आपको दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में ले जा रहा है। आप नाइजीरिया से पीछे गरीबी में पहुंच गए हैं। तो अब आप शर्म करें या खुश हो? मंदिर को देख के खुश हो लीजिए और शर्म कीजिए दुनिया के आंकड़ों को देखकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।